हाय फ्रेंड्स, आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि दोस्तों आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10 की केमिस्ट्री। मीन्स साइंस के अंदर तीन भाग होता है, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। तो उसमें से हम लोग आज पढ़ेंगे केमिस्ट्री, और केमिस्ट्री का लेसन फर्स्ट पढ़ेंगे। मीन्स पूरे साइंस का पहला लेसन पढ़ेंगे, जिसका नाम है रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण, केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। तो दोस्तों चलते हैं, शुरू करते हैं इस वीडियो को। दोस्तों बता दें कि अगर वीडियो अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें दोस्तों, जिससे कि आपको अलग अलग लेक्चर की वीडियो समय पर मिलती रहे। तो दोस्तों चलिए, एक इसके पहले एक वीडियो हमारी गई हुई है, अगर उस वीडियो को आप नहीं देख पाए हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, उससे आप पिछली वीडियो को देख लीजिए, आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो दोस्तों चलते हैं, हम लोग अपने काम की बात करते हैं, वीडियो को शुरू करते हैं धीरे धीरे। देखिए दोस्तों, सबसे पहले लेसन का नाम है रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। तो बता दें आपको कि कोई भी रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं। जैसे कोई भी रासायनिक अभिक्रिया है तो कब हम उसे रासायनिक अभिक्रिया कहेंगे। जैसे मान लीजिए हमारे पास कोई सब्सटेंस ए, यह कोई पदार्थ है, माना ए है। ए का मतलब क्या हो गया कि ए का मतलब जैसे नमक है, पानी है, हवा है, गैस है, कुछ भी है। जैसे देखिए यह ए है ना, तो ए कुछ भी हो सकती है। जैसे सॉलिड हो सकता है, मीन्स ठोस, द्रव भी हो सकता है, लिक्विड, मीन्स ये गैस भी हो सकता है। सॉलिड, लिक्विड, गैस। दुनिया में कोई भी चीज़ कितनी अवस्थाओं में रहती है, तो तीन मूल अवस्थाओं में रहती है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। उसके बाद दोस्तों दो अवस्था और खोजी गई है, चौथी अवस्था है प्लाज्मा, और चौथी अवस्था अभी कुछ दिनों पहले खोजी गई है, जिसका नाम है बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। ठीक है, तो इस तरह से कोई भी अगर पदार्थ है, ठीक है, तो वह तीन अवस्थाओं में मूल रूप से रहेगा, सॉलिड, लिक्विड, गैस में। अब देखिए ए क्या है, तो ए सॉलिड हो सकता है जैसे नमक हो गया, लिक्विड हो सकता है जैसे पानी हो गया, गैस भी हो सकता है जैसे ऑक्सीजन हो गई। ठीक है, कुछ भी हो सकता है। जैसे मान लीजिए ए है कोई पदार्थ और कोई पदार्थ बी है, ठीक है, यह भी कोई किसी अवस्था में, जैसे सॉलिड, लिक्विड या गैस किसी अवस्थाओं में है। और जैसे ए है, बी के साथ मिल गया और बी के साथ मिलकर कोई नया चीज़ बना दिया, जैसे ए बी। ठीक है, तो यह भी तीन अवस्थाओं में हो सकता है, सॉलिड, लिक्विड या गैस में। तो जब ये ए और ये बी दोनों आपस में मिल गए, ये इसके साथ मिल गया, ये इसके साथ मिल गया, और दोनों एक नया चीज़ बना दिए ए बी, तो यही दोस्तों प्रक्रिया ना रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। तो हम इसे लिखेंगे कैसे, परिभाषा। जैसे पेपर में अगर आ गया कि रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं, तो आप क्या कहेंगे, लिखेंगे कि जब दो या दो से अधिक पदार्थ, जब दो या दो से अधिक पदार्थ, चाहे यहाँ पर दो बार रहे, चाहे कोई तीन बार रहे, चाहे चार बार रहे, चाहे कितने भी पदार्थ रहे, अगर वो आपस में मिल रहे हैं, मिलकर एक दूसरे के साथ अभिक्रिया कर लेते हैं, यह इसके साथ अभिक्रिया कर लेता है और यह इसके साथ अभिक्रिया कर लेता है, और किसी तीसरे चीज को बनाते हैं। जब दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में मिलकर किसी तीसरे चीज को बनाते हैं, तो हम इस पूरी प्रक्रिया को रासायनिक अभिक्रिया कहेंगे। ठीक, क्या कहेंगे, रासायनिक अभिक्रिया। इंग्लिश में क्या कहते हैं, केमिकल रिएक्शन। व्हेन टू आर मोर देन टू substances are react together to form a new substance is called chemical reaction। अब देखिए, अब जैसे ये है, तो अगर ये रासायनिक अभिक्रिया हो रही है तो क्या हो सकता है, रासायनिक अभिक्रिया के बाद क्या होता है दोस्तों। जैसे ये मान लो ए है ना, यह ठोस, द्रव या गैस कुछ भी है, और यह भी ठोस, द्रव या गैस कुछ भी है। तो जब अभिक्रिया हो जाएगी ना, तो यह ठोस, द्रव, गैस जिसमें था उसमें नहीं रहेगा। जरूरी नहीं है, उसमें भी हो सकता है, दूसरी अवस्थाओं में भी रह सकता है। मतलब इसका जो है स्टेट चेंज हो सकता है, जैसे इसकी अवस्था बदल सकती है, भौतिक अवस्था बदल सकती है, स्टेट चेंज हो सकता है। ठीक, मतलब इसकी भौतिक अवस्था बदल सकती है। जैसे ये ठोस है तो ठोस बदल सकता है, जैसे द्रव में हो सकता है, गैस में बदल जाए। ठीक, इसका रंग बदल सकता है, इसका रंग, जैसे मान लो पहले जब अभिक्रिया नहीं हुई थी तो ये सफेद रंग का था, ठीक, अभिक्रिया हो गई तो ये पीले रंग का हो गया या लाल रंग का हो गया, इस तरह से। और दोस्तों अगर कोई अभिक्रिया हो सकती है तो उसमें गैस भी निकल सकती है, अभिक्रिया होने के बाद गैस भी निकल सकती है। ठीक है, गैस निकल सकती है। और अभिक्रिया होने के बाद उसका तापमान भी बदल सकता है। जैसे मान लो अभिक्रिया नहीं हुई थी तो तापमान कुछ और था, ठीक है, तापमान मतलब उसकी हीट, उसकी एनर्जी, ठीक है, वह घट बढ़ सकती है। ठीक है, तो अब देखिए यह रासायनिक अभिक्रिया। जैसे मान लो कि अगर हमें कुछ कहना है, उदाहरण देना है कि हम सर ए बी से नहीं मानेंगे, हमको जो उदाहरण चाहिए, तो हम क्या करते हैं, जैसे मान लो मैग्नीशियम। मैग्नीशियम क्या है, मैं उस दिन 1 से 30 तक तत्वों का नाम बताया था, उसमें एक मैग्नीशियम भी आता है जिसका नाम है मैग्नीशियम। उसको दिखाते हैं Mg से, कहीं अगर Mg लिखा हो तो इसका मतलब है मैग्नीशियम है। और हवा, हवा मतलब वायु, ऑक्सीजन। जब हम मैग्नीशियम को ऑक्सीजन के साथ मिला देते दोस्तों, यह भी दो बार है,
और ये भी 2 बार है, तो ये हो जाता है 2MgO। इसका क्या मतलब हुआ कि जब मैग्नीशियम वायु के साथ मीन्स ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करती है तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। ठीक है, तो यह क्या है, यह रासायनिक अभिक्रिया है। यह क्या है, यह रासायनिक अभिक्रिया हो गई। ठीक है, अब देखिए जैसे ये अभिक्रिया हो गई तो वैसे Na है 2 बार और Cl है, ये भी 2 बार है। तो यह जब यह सोडियम क्लोरीन के साथ मिलेगा तो दोस्तों बनाता है सोडियम क्लोराइड। ठीक है, यह क्या है, तो यह भी रासायनिक अभिक्रिया है। ठीक है, यह भी रासायनिक अभिक्रिया है। अब देखिए, हाँ मैंने कहा कि जब 2 या 2 से अधिक पदार्थ आपस में मिलेंगे, जैसे सोडियम और क्लोरीन आपस में मिले और सोडियम क्लोराइड बने, तो ये क्या है, यह रासायनिक अभिक्रिया है। ठीक है, तो रासायनिक अभिक्रिया में जो लोग मिलते हैं ना उनको अभिकारक कहते हैं। क्या कहते हैं, अभिकारक। जैसे इसमें देखिए कौन कौन आपस में मिल रहा है, सोडियम और क्लोरीन, तो यह अभिकारक हो गया। इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, तो रिएक्टेंट कहते हैं। क्या कहेंगे, रिएक्टेंट। दोस्तों एकदम बेसिक असर से समझाऊंगा। अगर आपको आज तक केमिस्ट्री नहीं आई है, कुछ भी नहीं आया, तो एकदम अच्छे से समझाऊंगा, सब कुछ आ जाएगा। बस आप वीडियो को ध्यान से देखिए और इसको लिखते चलिए। आपके पास कोई कॉपी है तो उसमें आप नोट कर लीजिए, आपको आगे काम देगी, आपको याद करने में अच्छा रहेगा, आसानी रहेगी जब आप पूरी बात समझे रहेंगे। तो जो लोग अभिक्रिया में मिलते हैं ना उनको अभिकारक कहते हैं। और जो चीज़ नया बनता है अभिक्रिया में, जैसे देखिए यह नहीं था पहले, जब सोडियम क्लोरीन से मिला तभी ये बना, तो जो चीज़ नया बनता है ना इसे उत्पाद कहते हैं। ठीक है, उत्पाद को अंग्रेजी में क्या कहेंगे, प्रोडक्ट। तो 2 चीज़ इसे कह सकते हैं, या तो उत्पाद या तो प्रोडक्ट। ठीक है, तो अभिक्रिया में 2 चीज़ होते हैं जरूरी से, मीन्स रासायनिक अभिक्रिया में 2 चीज़ का होना अनिवार्य, एक अभिकारक और एक उत्पाद। अभिकारक वह होता है जो लोग मिल के अभिक्रिया करते हैं वो अभिकारक होते हैं, और अभिक्रिया होने के बाद जो चीज़ नया बनता है उसे उत्पाद कहते हैं। ठीक, याद रखिएगा, ये सब चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। अब ये जैसे 2 लिखा यहाँ, तो ये मैं बाद में बताता हूँ कि ये कैसे लिखा जाता है। ठीक है, अभी आपको ज़रूरत नहीं है। अब देखिए ये चीज़ें हैं, जैसे सोडियम मिला क्लोरीन के साथ सोडियम क्लोराइड बना, मैग्नीशियम मिला ऑक्सीजन के साथ मैग्नीशियम ऑक्साइड बना। ठीक है, तो यह अभिकारक होगा, ये उत्पाद होगा, ये अभिकारक हुआ, ये उत्पाद हुआ। ठीक है, अब मैं बताता हूँ आपको कि ये समीकरण क्या होता है। जैसे देखिए यह मैग्नीशियम और ये ऑक्सीजन है, ये मैग्नीशियम ऑक्साइड है, तो आप इसको किस तरह लिख सकते हैं। मान लीजिए मैं ये पहला नंबर डाल देता हूँ, ये दूसरा नंबर डाल देता हूँ, तो पहले नंबर को मैं इस तरह लिख सकता हूँ। देखिए जैसे ए भी कर लेता हूँ, पहले नंबर को मैं इस तरह कर सकता हूँ, मैग्नीशियम, हिंदी में उसे लिख दूँ। ठीक है, मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ मिला, ऑक्सीजन के साथ मिला तो क्या बना, मैग्नीशियम ऑक्साइड बना। अगर मैं इस तरह बोल दिया, मतलब मैग्नीशियम और ऑक्सीजन का मिलना तथा मैग्नीशियम ऑक्साइड का बनना, तो यह रासायनिक अभिक्रिया है। मैग्नीशियम ऑक्सीजन का मिलना और मैग्नीशियम ऑक्साइड का बनना यह रासायनिक अभिक्रिया है दोस्तों। लेकिन अगर इसमें मैं प्लस कर दिया और इधर तीर लगा दिया तो अब यह रासायनिक समीकरण हो गया, सॉरी शब्द समीकरण हो गया। इसको हम क्या कहेंगे, वर्ड इक्वेशन। क्या बोलेंगे, वर्ड इक्वेशन। मतलब इस तरह अगर कोई चीज़ हम लिख देते हैं तो इसको कहते हैं शब्द समीकरण, शब्द समीकरण। और अगर इसी को हम इसका प्रतीक बना दिए, मतलब मैग्नीशियम का सिंबल लिख दिए, प्रतीक। प्रतीक मतलब मैग्नीशियम को किससे दिखाते हैं, एमजी से दिखाते हैं, तो यह इसका प्रतीक हो गया। जैसे आपका नाम है सूरज, तो आप किससे लिखेंगे, यस से लिखेंगे, तो यस आपके सूरज का प्रतीक हो गया, सिंबल। तो मैग्नीशियम को एमजी से दिखाते हैं तो मैग्नीशियम का प्रतीक एमजी हो गया। ऑक्सीजन को ओ से दिखाएंगे, ठीक, तो ये हो गया MgO। और यहाँ पर अगर प्लस लगाते हैं और यहाँ तीर लगाते हैं तब इसको समीकरण कहते हैं। ठीक, अब देखिए समीकरण कब कहेंगे, जब इसमें हम प्लस और तीर का निशान लगा देंगे तब। तो ये देखिए 2 तरीके से दिख रहा है, यहाँ पे शब्द लिखा हुआ है, यहाँ सिंबल लिखा है, यहाँ शब्द लिखा है, यहाँ सिंबल, यहाँ शब्द लिखा है, यहाँ सिंबल, तो यह हो गया शब्द समीकरण। इसको क्या कहेंगे, शब्द समीकरण। ठीक है, इसको क्या कहेंगे, इसको क्या कहेंगे दोस्तों, तो इसको कहेंगे हम रासायनिक समीकरण। क्या कहेंगे, रासायनिक समीकरण। याद रखिए, आपसे यही चीज़ देखिए यहाँ पे कहा गया है, रासायनिक अभिक्रियाएं और समीकरण। तो ये रासायनिक अभिक्रियाएं तो हैं, ये सब रासायनिक अभिक्रियाएं, लेकिन ये समीकरण आपको दिखाना है इसमें। समीकरण, रासायनिक अभिक्रियाओं का मतलब 2 या 2 से अधिक पदार्थों का आपस में मिलना, किसी नई चीज़ का बनना, यह रासायनिक अभिक्रिया होती है। लेकिन जब उसी को आप लिख कर दिखाते हैं तो वो समीकरण होता है। यह समीकरण कितने तरह का होगा, तो 2 तरह का होगा दोस्तों। एक को कहेंगे हम शब्द समीकरण,
एक को कहेंगे शब्द समीकरण और एक को कहेंगे रासायनिक समीकरण। तो शब्द समीकरण क्या है? जब हम किसी भी रिएक्शन में भाग लेने वाले सभी लोगों को, ठीक है, भाग लेने वाले सभी लोगों को जब हम शब्दों में लिख कर दिखाएंगे और प्लस माइनस से जोड़कर उसमें तीर का निशान लगाएंगे, तो इस अभिक्रिया को हम कहेंगे रासायनिक अभिक्रिया, लेकिन शब्द समीकरण कहेंगे इसको। इसको क्या कहेंगे? शब्द समीकरण। और जब इस रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले सभी लोगों के प्रतीक को लिख देंगे, अभिकारकों के प्रतीक को और उत्पादों के प्रतीक को, तो हम इसे क्या कहेंगे? रासायनिक समीकरण। तो याद कैसे करेंगे कि जब किसी अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारकों और उत्पादों को शब्दों में लिखकर दिखाते हैं, शब्दों से प्रदर्शित करते हैं, तो उसे शब्द समीकरण कहते हैं। और जब किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारकों को और उत्पादों को प्रतीकों में लिखते हैं और प्लस माइनस से जोड़ देते हैं या तीर लगाते हैं, तो उसे रासायनिक समीकरण कहते हैं। ठीक, तो इस तरह से शब्द समीकरण और रासायनिक समीकरण हो जाएंगे। और दोस्तों बता दूं कि अगर अब आपको रासायनिक समीकरण की एकदम छोटी परिभाषा जाननी है तो आप क्या कहेंगे? तो दोस्तों कहेंगे कि रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों के प्रतीकात्मक निरूपण को समीकरण कहते हैं। कौन सा समीकरण? रासायनिक समीकरण। देखिए लिख देता हूं, याद कर लीजिए। रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं? तो रासायनिक, लिख देता हूं, आप भी लिख लीजिए। रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारकों और उत्पादों के प्रतीकात्मक निरूपण को रासायनिक समीकरण कहते हैं। रासायनिक समीकरण कहते हैं। तो ये हो गया। जैसे आप कुछ भी लिख सकते हैं, जैसे देखिए C है प्लस O2, क्या हो गया? CO2। इसका मतलब जब कोयला है, कोयले को जब हवा में जलाते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। ठीक, तो इस तरह से कंबस्शन ऑफ कोल कह देते हैं। तो अब देखिए ये हो गया। दूसरा क्या हो गया? Mg है, इसको ऑक्सीजन के साथ मिला दिए तो ये क्या हो गया? MgO। मतलब ये मैग्नीशियम का रिबन था, उसको वायु में जलाया तो क्या बन गया? मैग्नीशियम ऑक्साइड। ये क्या है? तो ये क्या है? दोनों केमिकल रिएक्शन है, रासायनिक अभिक्रियाएं हैं, और केमिकल इक्वेशन है, रासायनिक समीकरण है। ठीक है, शब्द समीकरण नहीं है। अगर हम यहाँ पे कोल लिख दें, कोल या कार्बन लिख दें, यहाँ पर वायु लिख दें या ऑक्सीजन लिख दें और यहाँ पर कर दें कार्बन डाइऑक्साइड लिख दें शब्दों में, तो क्या हो जाएगा? वर्ल्ड इक्वेशन हो जाएगा दोस्तों। अब देखिए, अब आपका ये बहुत आसान हो गया है। और मैं एक बात यहाँ पर बता दूँ, सबसे इम्पोर्टेंट बात, कि सबसे पहले रासायनिक समीकरण द्वारा रासायनिक अभिक्रिया का निरूपण किसने किया था और कब किया था? तो किसने किया था दोस्तों? बता दूं आपको कि जीन बैगविन ने किया था। कौन किया था? जीन बैगविन ने। और कब किया था? ये याद रखिएगा, वैज्ञानिक का नाम है। इन्होंने सबसे पहले रासायनिक समीकरणों को रासायनिक निरूपण किया था, रासायनिक अभिक्रियाओं का रासायनिक निरूपण किया था। ठीक, तो अब देखिए कब किया था? 1615 ईस्वी में। ठीक है, तो याद रखिएगा। अब हम बात कर लेते हैं कि रासायनिक अभिक्रियाएं कितने प्रकार की होती हैं। ठीक है, रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। तो देखिए, अब ध्यान से देखिए क्योंकि लेसन अब आगे बढ़ रहा है। रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार तो देखिए कितने प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया आपको पढ़ना है इस लेसन में। इस लेसन में तो बहुत रासायनिक अभिक्रियाएं हैं, लेकिन सबसे पहले आपको पढ़ना है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन मीन्स योगात्मक, कॉम्बिनेशन रिएक्शन मीन्स योगात्मक। आप हिंदी में लिख लीजिए योगात्मक अभिक्रियाएं, योगात्मक अभिक्रियाएं, याद भी रखना आपको। ठीक है, योगात्मक अभिक्रियाएं। दूसरा क्या है? दूसरा वियोजन अभिक्रियाएं, हिंदी में लिखता हूँ वियोजन अभिक्रियाएं, या अभिक्रिया कर दीजिए, पहले एक एक पढ़ेंगे बाद में। ठीक है, तीसरा क्या है दोस्तों? विस्थापन अभिक्रिया। क्या है? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, विस्थापन अभिक्रिया। ठीक है, आप एकदम ध्यान से देखिए और वीडियो बना लीजिए। वीडियो बनाने का मतलब है कॉपी पर नोट कर लीजिए और सारी चीज़ें
याद कर लीजिए, मैं बहुत आसान तरीके से बताऊंगा, आपको पूरा लेसन याद हो जाएगा। केवल मैं बताऊंगा, आपको लेसन याद हो जाएगा, आपको ज़्यादा दिमाग लगा के रटना नहीं पड़ेगा। बिल्कुल आसान भाषा में बताऊंगा। द्विविस्थापन अभिक्रिया, ठीक है। अब इसके बाद आएगी आपकी आक्सीकरण अभिक्रिया, आक्सीकरण अभिक्रिया। और दोस्तों इसके बाद जो आपसे बहुत ज़्यादा पूछी गई है वो भी मैं बता देता हूँ, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। ऊष्मा, देखिए दिख नहीं रहा है तो मैं बोल देता हूँ, ऐसे लिख लीजिए, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, ठीक है। अब इतनी चीज़ें मैं पहले इंग्लिश में बता दूँ इनको क्या कहते हैं। जैसे देखिए कॉम्बिनेशन रिएक्शन, ये हो जाएगा डिसोसिएशन रिएक्शन, ठीक है, डिसोसिएशन या फिर डीकॉम्बिनेशन, ठीक है, या डीकम्पोजिशन रिएक्शन, डीकम्पोजिशन रिएक्शन। अब दोस्तों अगर बात करें विस्थापन तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ऑक्सीडेशन रिएक्शन, ऑक्सीडेशन रिएक्शन या रेडॉक्स रिएक्शन भी आता है इसके अंदर। अब देखिए ऊष्माक्षेपी मीन्स एक्सोथर्मिक रिएक्शन, ठीक है। तो अब हम लोग बारी बारी से एक एक अभिक्रिया को देखेंगे। देखिए दोस्तों योगात्मक अभिक्रिया किसे कहते हैं, ठीक है। परिभाषा आपसे पूछी जाएगी परीक्षा में कि योगात्मक अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं या फिर कॉम्बिनेशन रिएक्शन से आप क्या समझते हैं, उदाहरण से समझाइए। तो मैं बता दूं इसकी परिभाषा क्या होती है कि जब किसी रासायनिक अभिक्रिया में, किसी रासायनिक अभिक्रिया में जितने भी अभिकारक होते हैं, मतलब दो या दो से अधिक अभिकारक, जब किसी रासायनिक अभिक्रिया में दो या दो से अधिक अभिकारक आपस में अभिक्रिया करके केवल एक उत्पाद बनाते हैं। अब हम इसी बात को किसी भी तरह से लिख सकते हैं, सभी अभिकारक आपस में मिलकर चाहे अभिक्रिया करके, आपस में अभिक्रिया करके केवल एक उत्पाद बनाते हैं, अभिक्रिया करके केवल एक उत्पाद बनाते हैं, तो उस अभिक्रिया को क्या कहेंगे, केवल एक उत्पाद बनाते हैं, तो उस अभिक्रिया को क्या कहेंगे, योगात्मक, ठीक है। आप इसको पूरा कर लीजिए, उसे योगात्मक अभिक्रिया कहते हैं। जैसे देखिए इसका एग्जाम्पल आपसे पूछेगा, ठीक है, उसे योगात्मक अभिक्रिया कहते हैं। इसी तरह से दोस्तों आपको पूरा याद कर जाना है, ठीक, अभिक्रिया कहते हैं, ठीक। जैसे अगर आपको कोई एग्जाम्पल नहीं याद आएगा तो आप इस तरह लिख देंगे, जैसे ए और बी ये दो हैं, अगर ये अभिक्रिया होती है और इसमें ए और बी दोनों आपस में मिल जाएं इस तरह, तो यह हो गया क्या, आपका योगात्मक अभिक्रिया। अब देखिए जब आप किताब पढ़ेंगे ना तो किताब में आपको कहीं कहीं क्या होगा, लिखा रहेगा कि मतलब सॉलिड, लिक्विड चाहे गैस। यहाँ पर देखिए चाहे सॉलिड यहाँ लिख देगा, चाहे जी बना देगा, जी मतलब गैस, अगर यस है तो सॉलिड, अगर यल है तो लिक्विड, ये भी गैस। अगर मान लीजिए जैसे ये गैस है ये भी गैस है, तो ये जरूरी नहीं कि ये गैस ही बने, यह सॉलिड भी बन सकती है, लेकिन ज़्यादातर केस में क्या होता है कि यह गैस बनता है, तो यहाँ भी जी लिख देते हैं। कोई बात नहीं, अगर गैस है तो गैस मतलब जी लिखाएगा, अगर सॉलिड है तो यस, और लिक्विड है तो यल लिखाएगा, ठीक है। अब देखिए इसका ये एग्जाम्पल हो गया, जब आपको कुछ नहीं आएगा तो आप इस तरह लिख देंगे, इसका मतलब हुआ कि ए और बी दो लोग हैं, दोनों लोग आपस में मिलकर ए बी बनाए, तो यह हो गया योगात्मक। अब देखिए इसका एग्जाम्पल क्या लेते हैं हम लोग, सबसे पहला जो उदाहरण है, जैसे मान लीजिए कोल है, कोल मीन्स कोयला, इसको आप जब हवा में जलाएंगे, ठीक है, मीन्स ऑक्सीजन की सहायता से जब जलाएंगे तो क्या बन जाएगा, CO2, ठीक। तो ये क्या है, कार्बन मीन्स कोयला था, कोयला ठोस होता है, ऑक्सीजन गैस होती है, ठीक, और ये जब कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा तो ये भी क्या हो जाएगा, गैस। तो दोस्तों ये क्या है, यह उसकी भौतिक अवस्था बता रही है, यह क्या है, कोल है, कोल मीन्स कोयला, ये क्या है, ऑक्सीजन, और यही हवा होती है दोस्तों, यही हवा होती है, इसलिए इसको वायु भी कहते हैं। मीन्स कोयले का जब वायु में दहन कराया जाता है तो कार्बन डाइऑक्साइड बनती है। आपको इतना नहीं याद रखना, बस खाली ये एग्जाम्पल आपको देना है, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड। तो यह हो गया पूरा कंप्लीट, योगात्मक अभिक्रिया किसे कहते हैं, उदाहरण से समझाइए, तो ये हो गया। अब आप एक्स्ट्रा भी एग्जाम्पल दे सकते हैं, जैसे दूसरा एग्जाम्पल अगर आपको देना रहे दूसरा एग्जाम्पल तो क्या कहेंगे, देखिए दोस्तों चूना पत्थर से आया हुआ है, CaO, इसे कहते हैं अनबुझा चूना, अनबुझा चूना, यह इसका रासायनिक नाम होता है, व्यापारिक नाम होता है, और यही जब हमको अपना घर पेंट करवाना होता है या चूना करवाना होता है तो हम यही चूना लेके आते हैं। इसको कहते हैं दोस्तों क्या, कैल्शियम ऑक्साइड, इसका रासायनिक नाम,
और इसका व्यापारिक नाम है अनबुझा चूना। और जब इसको हम लोग पानी में डालते हैं ना, पानी मतलब H2O, यह क्या है, जल है। तो यह जल कैसा होता है, तो ये लिक्विड होता है जल। और ये अनबुझा चूना कैसा ले आते हैं, ठोस होता है। ठीक, तो ये देखिए जब इस चूने को हम पानी में डालते हैं तो सब कुछ पानी की तरह हो जाता है, मतलब CaOH का होल ट्वाइस। देखिए CaOH का होल ट्वाइस, यह हो गया कैल्शियम, ये हो गया हाइड्रा, ये हो गया ऑक्साइड। तो मिला के क्या बोलेंगे, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ये इसका क्या है, रासायनिक नाम है। ठीक, और इसका व्यापारिक नाम क्या हो जाएगा, तो इसका व्यापारिक नाम हो जाएगा बूझा चूना, बूझा चूना। ठीक, और ये अनबुझा चूना या फिर इसको कहते हैं कैल्शियम ऑक्साइड। तो आप सब कुछ जानिए, सारा नाम जानिए, जो आपको लिखना होगा वो लिखिएगा, समझने के लिए सब कुछ समझिए आप। ठीक है, अब देखिए जैसे मान लीजिए तीसरा उदाहरण अगर आपको देना है, एक एग्जाम्पल नहीं याद रहेगा आपको, दूसरा नहीं याद रहेगा तो तीसरा याद रहेगा। देखिए अगर हम हाइड्रोजन को मिला दें 2 बार, ये क्या है, गैस है। और ये क्या है, ऑक्सीजन, ये भी क्या है, गैस है। तो ये हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ मिलेगा तो क्या बन जाएगा, पानी। ये क्या हो जाएगा, लिक्विड। ठीक है, ये क्या है, हाइड्रोजन। ठीक, और ये क्या है, ऑक्सीजन। ठीक है, और ये जब हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करता है तो क्या बनाता है, पानी। पानी मतलब जल। ठीक, तो ये सभी क्या है, ये रासायनिक अभिक्रियाएं हैं। और अगर इस तरह हम लिखते हैं तो ये शब्द समीकरण हो जाता है। और अगर हम इसको प्लस माइनस से करके और इनका सिंबल लिखते हैं, जैसे अनबुझा चूना का ये प्रतीक है, जल का ये प्रतीक है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का ये प्रतीक है, तो ये क्या हो गया, यह हो गया केमिकल इक्वेशन, मीन्स रासायनिक समीकरण। अब दोस्तों ये पहला हो गया। दूसरा, दूसरा क्या है, तो डीकम्पोजिशन रिएक्शन, मीन्स वियोजन अभिक्रियाएं। ठीक है, वियोजन अभिक्रियाएं, ये क्या होता है, वियोजन अभिक्रियाएं, डीकम्पोजिशन रिएक्शन। इसमें क्या होता है दोस्तों, जैसे मान लीजिए एक बड़ा लड्डू होता है, अगर उसको आप दबा दीजिए तो वो क्या होता है कि अलग अलग छोटे छोटे भागों में टूट के बिखर जाता है। ठीक है, तो उसी तरह से अगर कोई रासायनिक अभिक्रिया इस तरह की हो रही है कि उसमें कोई बड़ा पदार्थ, जब रासायनिक अभिक्रिया होती है तो उसमें वह बड़ा पदार्थ छोटे 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 भागों में टूट जाए। ठीक है, मतलब एक बड़ा चीज रहेगा वो कई भागों में टूट जाए, मतलब कि जो टूटेगा वो अभिकारक रहेगा और जितने भागों में टूटेगा वो उत्पाद हो जाएंगे। जैसे मान लीजिए कि एक कोई पदार्थ था ABC, ठीक है, यह कोई पदार्थ था और यह अभिकारक है। जब तक अभिक्रिया नहीं हुई रहती है तब तक जो पदार्थ आपके पास रहता है उसको अभिकारक कहते हैं। और अभिक्रिया मान लीजिए हो गई तो A बन गया, B बन गया और C बन गया, 3 लोग निकले, तो ये तीनों उत्पाद कहलाएंगे। ठीक है, तीनों को हम प्रोडक्ट बोलेंगे इंग्लिश में। और यह पूरा क्या है, यहाँ से यहाँ तक ये अभिक्रिया हो रही है और यह क्या है, अभिकारक, इसको क्या बोलेंगे, रिएक्टेंट। ठीक है, अगर इस तरह की कोई अभिक्रिया हो रही है तो हम उसको क्या बोलेंगे, वियोजन अभिक्रियाएं। मतलब कि जैसे इसमें ऊपर वाले में क्या बोले कि जब 2 या 2 से अधिक अभिकारक आपस में मिलकर केवल एक उत्पाद बनाए तो हम उस अभिक्रिया को योगात्मक अभिक्रिया कहते हैं। उसी तरह से इसमें अभिकारक हमेशा कितना रहेगा, 1। जब किसी रासायनिक अभिक्रिया में एक अभिकारक 2 या 2 से अधिक उत्पादों में बदल जाए तो ऐसी अभिक्रिया को हम लोग क्या कहेंगे, वियोजन अभिक्रियाएं। यही परिभाषा आप लिख लीजिएगा, जैसे यह उसका एग्जाम्पल हो जाएगा। ठीक है, जैसे अगर आपको कोई एग्जाम्पल नहीं आता तो आप ऐसे लिख सकते हैं। अब देखिए आपको अगर उदाहरण देना है सही सही तो फिर आप क्या करेंगे। जैसे दोस्तों देखिए यह है चूना पत्थर। ठीक है, चूना पत्थर, तो जब हम इस चूना पत्थर को छोटे छोटे भागों में बांटते हैं, मीन्स अभिक्रिया करवाते हैं, तो यह कैल्शियम ऑक्साइड, मतलब यह क्या है, वही चूना। देखिए अनबुझा चूना, इसको हम कहते हैं क्या, रासायनिक नाम इसका है कैल्शियम, छोटा सा बड़ा सा दोनों रहता है दोस्तों, यहाँ पर तो छोटा कर दीजिए, कैल्शियम ऑक्साइड और CO2 बनता है। CO2 क्या है, तो गैस है। ये क्या है, तो यह ठोस है। यह क्या है, तो ये भी ठोस होता है, इसलिए सॉलिड लिख देते हैं, यस। ठीक है, तो यह एक अभिक्रिया है, यह भी कैसे अभिक्रिया, वियोजन। अगर दूसरा एग्जाम्पल ले लें, ठीक है, तो दूसरे एग्जाम्पल में क्या बोल देंगे हम, जैसे मान लीजिए यही ऊपर वाली रिएक्शन यही अगर उल्टे हो जाए, जैसे पानी है, पानी में क्या करते हैं हम, कभी कभी इलेक्ट्रिक करंट डाल देते हैं, जैसे विद्युत का प्रवाह कर देते हैं, तो यह क्या होता है, 2H2
ठीक है, और ऑक्सीजन दोनों में अलग अलग हो जाता है। जैसे ये भी गैस, ये भी गैस, और यह क्या है, लिक्विड। तो ये क्या हो गया, अभिकारक। इसमें कितना अभिकारक है, केवल एक। ऐसी अभिक्रियाओं में केवल एक अभिकारक होता है। और ये दोनों क्या हो गए, प्रोडक्ट। प्रोडक्ट मतलब उत्पाद। तो ये सब उदाहरण किसके हैं, वियोजन अभिक्रिया के हैं। ठीक है दोस्तों, यह वियोजन किसी भी तरह से हो सकता है। देखिए, चाहे यह अपने आप हो जाए, मीन्स गर्म करने से हो जाए, गर्म करने का ये निशान है, गर्म करने से हो जाए, चाहे आप धूप में रखें तब हो जाए, चाहे आप विद्युत धारा प्रवाहित कर दें तब हो जाए। तो किसी भी तरीके से यह हो सकता है। ठीक है, विद्युत धारा, ये तीर है। तीर क्या बता रही है, तीर बता रही है कि पहले यह अभिकारक था, लेकिन जब अभिक्रिया हुई तो यह इसमें इसमें बदल गया। ठीक है, तो इस तरह से। अब दोस्तों जैसे देखिए, अगर मैं आपके एनसीईआरटी का अगर उठा लूँ उदाहरण, तो एनसीईआरटी में क्या क्या उदाहरण दिया, जैसे मान लीजिए 2AgCl, तीसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं। 2AgCl, AgCl, Ag को कहते हैं सिल्वर, इस ये जुड़ जाएगा तो क्लोराइड बोलेंगे, और जब तक ये Cl नहीं जुड़ा रहेगा तब तक इसको क्लोरीन बोलेंगे। तो 2 अगर AgCl है तो ये दो भागों में बढ़ जाएगा, 2Ag यह ठोस, और प्लस यह Cl2 ये गैस में। तो इस तरह से दोस्तों ये भी कैसा है, यह भी आपका वियोजन है। ठीक है, वियोजन अभिक्रिया। चौथा एग्जाम्पल ले लेते हैं, अगर मान लीजिए यहाँ 2AgBr हो गया, इसको कहते हैं सिल्वर ब्रोमाइड, तो यह भी दो भागों में बढ़ जाएगा, 2Ag प्लस Br2। ठीक, तो इस तरह से हो गया दूसरा। अब देख लेते हैं तीसरा। तीसरा, तो तीसरा दोस्तों क्या रहेगा, तीसरा देखते हैं। तीसरा रहेगी अभिक्रिया कौन सी, आपको बताएगी है अभी, विस्थापन अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया। अब देखिए, यह भी एक अभिक्रिया है, सब अलग अलग तरह की अभिक्रियाएं हैं। इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब देखिए ये क्या है, जैसे मान लीजिए कि अगर आपका आ गया यमयन, ठीक है, यमयन क्या है, मैग्नीज है। ठीक, और अगर आ गया ZnSO4, इसको क्या कहते हैं, जिंक सल्फेट। ठीक है, मैं देखिए एक वीडियो बनाऊंगा, उसमें इन सब चीज़ों को एकदम बेसिक स्तर से बताऊंगा कि ये मैग्नीज है, ये जिंक सल्फेट है, क्यों इसको जिंक सल्फेट पढ़ेंगे, और क्यों ये जिंक सल्फेट में जिंक भी एक बार है और ये SO4 भी एक बार है। ठीक, क्यों ऐसा होता है, तो इसका नाम लिख लीजिए मैग्नीज। यह भी एक रासायनिक यौगिक रासायनिक पदार्थ है। ठीक है, और यह जिंक सल्फेट, यह भी एक रासायनिक यौगिक है, जिंक सल्फेट। अब होगा क्या दोस्तों, अब देखिए ये यमयन है ना, मैग्नीज है ना, यह ज़्यादा क्रियाशील होती है और यह थोड़ा कम क्रियाशील होती है। तो ये क्या करेगा, जाएगा इसको यहाँ से हटा देगा, जिंक को यहाँ से हटा देगा और अपने इनके साथ हो जाएगा। मतलब Mn क्या किया, जिंक को भगा के SO4 को अपने साथ जोड़ लिया और जिंक को भगा दिया, तो जिंक बेचारा यहाँ पे अकेला हो गया। ठीक, तो यह अभिक्रिया क्या हुई, विस्थापन। यह क्या किया, मैग्नीज क्या किया, इसमें से जाके इनको विस्थापित कर दिया, जिंक को विस्थापित कर दिया। तो यह अभिक्रिया क्या हो गई, विस्थापन अभिक्रिया। क्यों हुई, क्योंकि इसमें विस्थापित किया है। कौन किया है, मैग्नीज। यह क्या है, यह एक अधिक क्रियाशील धातु है, अधिक क्रियाशील धातु। क्रियाशील मतलब अभिक्रियाशील भी बोल सकते हैं। अधिक क्रियाशील धातु क्या की है, विस्थापित कर दी, किसको, कम क्रियाशील को। ये क्या है, जिंक क्या है, कम अभिक्रियाशील धातु। ठीक है, और ये दोनों क्या हैं, अभिकारक। अभिकारक दोनों हैं, कौन कौन, मैग्नीज और जिंक सल्फेट। ये क्या है, उत्पाद है, दोनों प्रोडक्ट हैं। तो दोस्तों इसको याद कैसे करेंगे आप, इसको कैसे याद करेंगे, एकदम सिंपल तरीका बताऊंगा। ऐसे ही मैं अगले वीडियो में भी आपको सारा मैटर देता रहूंगा और आपको याद नहीं करना पड़ेगा, समझा दूंगा, आपको याद हो जाएगा। देखिए कैसे बोलेंगे, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एक अधिक क्रियाशील धातु किसी कम क्रियाशील धातु को विस्थापित करके उत्पाद बनाती है। वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एक अधिक क्रियाशील धातु किसी कम क्रियाशील धातु को हटाकर, मीन्स विस्थापित करके उत्पाद बनाती है, ऐसी अभिक्रिया को क्या कहेंगे, विस्थापन अभिक्रिया। क्या कहेंगे, विस्थापन अभिक्रिया। ठीक, अब देखिए अगर मैं एनसीईआरटी के एग्जाम्पल की बात करूं, ठीक, क्योंकि वो एनसीईआरटी का एग्जाम्पल आपको आगे पीछे जरूर देगा, पेपर में कहीं ना कहीं पूछा जाएगा। तो देखिए क्या है, जैसे जिंक प्लस H2SO4, ठीक है,
तो इसमें ज़्यादा क्रियाशील कौन है? जिंक। कम क्रियाशील कौन है? हाइड्रोजन। तो ये क्या करेगा? जाएगा हाइड्रोजन को यहाँ से हटाएगा और अपने साथ SO4 को जोड़ लेगा, हाइड्रोजन को भगा देगा यहाँ से। ठीक है, कितने हाइड्रोजन थे? 2, दोनों हाइड्रोजन निकल जाएंगे। तो ये कौन सी अपक्रिया है? विस्थापन अपक्रिया है। अब देखिए, जैसे मान लीजिए H2SO4 है, ठीक है, और इसकी अपक्रिया हो गई जिंक से, सॉरी यहाँ पर जिंक तो दिया ही है, मैग्नीशियम से हो गई। किससे हो गई? मैग्नीशियम से। तो मैग्नीशियम, अब देखिए ये 2 लोग हैं, ये अकेला है, तो यहाँ पे देखिए ये क्या करेगा? इनको पा जाएगा। ठीक, जब इनको पा जाएगा तो ये अधिक क्रियाशील है, ये कम क्रियाशील है। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा? MgSO4 प्लस H2। ठीक, तो ये भी क्या है? विस्थापन अभिक्रिया है। क्यों? क्योंकि यह एक अधिक क्रियाशील धातु इस कम क्रियाशील धातु को क्या कर रही है? विस्थापित करके ये उत्पाद बना रही है। तो ये हो गया उत्पाद और ये हो गया अभिकारक। यह अभिक्रिया क्या कहलाएगी भाई? तो विस्थापन अभिक्रिया। ठीक, सबको समझ में आ गया होगा। जिनको नहीं समझ में आएगा दोस्तों, वो कमेंट करके हमको बताएंगे। ठीक, अगर ये बड़े लोग देख रहे हैं वीडियो, तो वो कक्षा 10 के स्टूडेंट तक इनको पहुंचाने की कोशिश करें, क्योंकि यह वीडियो बड़े लोगों के लिए नहीं बनाई जा रही है। दोस्तों, मैं चाह रहा हूं कि यह वीडियो जो है केवल उन बच्चों तक पहुंचे जिनको इनकी सख्त ज़रूरत है, जिनकी पढ़ाई में बाधा आ रही कोविड-19 लॉकडाउन के कारण। क्योंकि दोस्तों, बच्चे ही इस देश के भविष्य हैं। अगर उनका करियर उज्जवल बनाना है तो हमें उनका साथ देना पड़ेगा पूरी तरह से। ठीक है, तो आपके आसपास जितने भी अगर बच्चे मिलते हैं, 10 वाले हों, 9 वाले हों, 11 वाले हों, जिनको यह केमिस्ट्री की बेसिक चीज़ें नहीं मालूम है, उनके तक ये वीडियो पहुंचाइएगा। आप जो है, आप अगर कोई दिक्कत हो या कोई आपको कमेंट करना हो, कोई चीज़ पूछना हो, तो आप कमेंट करके हमको बता सकते हैं, हम आपका आंसर ज़रूर देंगे। ठीक है, तो इसके साथ दोस्तों एक आध एग्जांपल और मैं बता देता हूँ जो NCERT पर आधारित हैं। ठीक, जैसे मान लीजिए अगर Cu है प्लस 2AgNO3 है, 2AgNO3, तो अगर ये आ गया तो कैसे होगा इसका विस्थापन? तो देखिए, यह क्या है? Ag कम क्रियाशील होती है और यह अधिक क्रियाशील है। तो ये क्या करेगी? जाएगी, इनको हटाएगी, तो ये हो जाएगा CuNO3 और प्लस यहाँ पर देखिए NO3 2 बार हो जाएगा, Cu एक बार, NO3 2 बार, और ये 2Ag। अब दोस्तों, मैं अगली वीडियो में आपको ये भी बताऊंगा कि यह कम क्रियाशील और अधिक क्रियाशील कैसे पहचानते हैं, कौन कम क्रियाशील होती है, कौन अधिक क्रियाशील होती है। तो बस आज वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो, इसके लिए आज की वीडियो को यहीं पर रोक देते हैं। फिर दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप कक्षा 10 के स्टूडेंट हैं तो आप अच्छे से इसको देखिए, नोट बनाइए, और यदि कोई ये वीडियो कोई बड़े लोग देख रहे हैं तो वो अपने आसपास के 10 के बच्चों तक इस वीडियो को पहुंचाएं। यह वीडियो कक्षा 10 के स्टूडेंट के लिए है, NCERT बेस्ड है, या यूपी और CBSE दोनों बोर्ड के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, इस वीडियो को एकदम बेसिक लेवल से बताया गया है, जिससे कि केवल 10 का लड़का समझ जाए आसानी से, और जो बड़े लोग हैं वो तो सारी बातें वैसे ही जानते हैं। तो मैं चाहूँगा कि यह वीडियो केवल 10 वाले ही देखें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन भी दबा लीजिए, ताकि आपको अगली वीडियो तुरंत मिले, आपको कहीं और भी भटकना ना पड़े। तो चलिए मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। तब तक आप खुश रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए। आपका दिन शुभ हो।